नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल SMC क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग GK GS 2000 से अधिक प्रश्नों की जो महासंग्राम सीरीज है उसका 8वां भाग लेकर के आए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इससे पिछली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पे इसका प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से आप पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको देखना है कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आती है। पहला ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, चौथा है आर्गन। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, आर्गन। आर्गन एक ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आती है। शेष तीनों गैसें जो हैं ये हमारी ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आती हैं। और इस चीज़ पे हम लोग जिक्र कर चुके थे कि ग्रीन हाउस गैस कहते किसे हैं। तो फिर से आज समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। तो वे गैसें जो हमारे वातावरण के तापमान में वृद्धि करने में सहायक हैं उनको हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा है शुष्क मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मृदा, चौथा है लैटराइट मृदा या लैटराइट मिट्टी। तो आपको बताना है कि जो उत्तरी मैदान है यानी कि जो भारत के उत्तरी मैदान है वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो वहाँ पे जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा को हम लोग दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इस मिट्टी का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है दोस्तों, नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा जो बहा कर के लाई गई मिट्टी होती है उसी को हम लोग जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। और इस मृदा में जो है पोटास, ठीक है, के जिसको कि के से डिनोट करते हैं, पोटास की जो है वो बहुलता होती है यानी कि अधिकता होती है। लेकिन अगर हम इसमें नाइट्रोजन की बात करें या फास्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस इस मृदा में कम पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। यानी कि आपको उस देश का नाम बताना है जहाँ पे जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। पहला है लाताविया, दूसरा है अदन, तीसरा है यूनान, चौथा है बगदाद। तो जो हमारा ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, वो दोस्तों यूनान से हुई थी। कहाँ से हुई थी, यूनान से हुई थी। और यूनान जो कि ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है एथेंस। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 1896 में की गई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई थी, 1896 में की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पहला है 1930, दूसरा है 1920, तीसरा ऑप्शन है 1942, चौथा है 1935। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसने जो है लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, तो वो वर्ष हो जाएगा हमारा 1930। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा कौन सा है, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है। आपको बताना है कि यदि ग्रीष्म काल में या गर्मी के दिनों में यदि हम दूध को फ्रिज से बाहर रख देते हैं तो खट्टा क्यों हो जाता है। इसका रंग यानी कि ये रंग के कारण खट्टा हो जाता है, या फिर लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, या फिर इनमें मौजूद कैल्शियम, या फिर प्रोटीन का विभाजन होना। कौन सा कारण है जिसके कारण दूध जो है वो खट्टा हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप
निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है, यानी कि जो रोबेन द्वीप है वो किस व्यक्ति से संबंधित है। पहला है जॉन एफ कैंडी, दूसरा है विंस्टन चर्चिल, तीसरा है जिमी कार्टर, चौथा है नेल्सन मंडेला। तो आपको बताना है कि ये जो आपको रोबेन द्वीप जो कि दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये किस व्यक्ति से संबंधित है या किस विभूति से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो है नेल्सन मंडेला जी से संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ यानी कि BJS की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। पहला है आशुतोष मुखर्जी, दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीसरा है दीनदयाल उपाध्याय, चौथा है विनायक सावरकर। तो आपको बताना है कि जो BJS है इसकी स्थापना किसने की थी। तो जो भारतीय जनसंघ है इसकी स्थापना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो ये जो है 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी। और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था, वो था दीपक। ठीक है, जो भारतीय जनसंघ थी इसका जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था, दीपक था। इसके बाद में इसी जनसंघ पार्टी को समाप्त करने के पश्चात इसी का जो नाम बदला गया वो उसे क्या बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी किया गया। और जिसका चुनाव चिन्ह क्या रख दिया गया, कमल का फूल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। पहला है एडेल, दूसरा है मीसा ब्रायन, तीसरा है फ्रेड एस्टर, चौथा है माइकल जैक्सन। जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाया गया है और तस्वीर को देखते ही आप पहचान लेंगे कि जो मून वॉक है ये जो प्रसिद्ध नृत्य चाल है ये किस व्यक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों ये माइकल जैक्सन से संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। आपको आंदोलन का नाम बताना है कि किस आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। पहला आंदोलन है बादशाही, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा है देवबंद आंदोलन, चौथा है सुल्तानिया आंदोलन। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यदि हम खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये जो है खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 से लेकर के वर्ष 1924 तक चला था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है यह हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, दूसरा है यह दृष्टि में सुधार करता है, तीसरा है यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, चौथा है यह ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो है, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी। पहला है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है APJ अब्दुल कलाम, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा है TT कृष्णमूर्ति। तो जो भारतीय रियासतें थीं उनका जो एकीकरण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी, जिन्होंने जो है लगभग तत्कालीन यानी कि जो 565 देसी रियासतें थीं उनको जो है भारतीय संघ में विलय करवाया था। इसीलिए जो है सरदार पटेल जी को भारत का क्या कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से खत्म किया जा सकता है। यानी जब हम किसी भी खाद्य पदार्थ को खाते हैं या भोजन को ग्रहण करते हैं उसके पश्चात पेट में एसिडिटी बनने लगती है, तो किस चीज़ को लेकर के इस एसिडिटी को ख़त्म किया जा सकता है। पहला है नींबू का रस, दूसरा ऑप्शन है फलों का रस, तीसरा है बेकिंग सोडा, चौथा है सब्जियां। तो दोस्तों खाने के बाद यदि हम बेकिंग सोडा को लेते हैं तो फिर इससे क्या है, एसिडिटी को समाप्त किया जा सकता है। बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग NaHCO
3 के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? पहला है 25वें संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 56वें संविधान संशोधन, तीसरा है 14वें संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनको संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। और यदि भाग की बात की जाए तो भाग कौन सा हो जाएगा? भाग हमारा हो जाएगा 4A, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है? 4A में रखा गया है। और इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पे संविधान में जोड़ा गया? तो कौन सी समिति है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसे 42वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत इसको जो है भाग 4A और अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा 51A के तहत इसको जो है शामिल किया गया। और जब इसको शामिल किया गया था, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जब मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, उस समय केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी संख्या कितनी है? 11 है। और जो 11वां या फिर अंतिम मौलिक कर्तव्य है इसे कब शामिल किया गया? इसे 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में शामिल किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मदुरई, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है केदारनाथ, चौथा है तिरुपति। तो दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? तो इसे जो है गंग वंश के राजा नरसिंह देव थे। कौन? गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा जो है बनवाया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? यानी कि जो हमारा वर्षा का जल है, इस वर्षा के जल को स्टोर करने के लिए किस भारतीय राज्य ने जो है सर्वप्रथम पहल की है? आपके ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। तो ये जो है सबसे पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु ने सर्वप्रथम जो है वर्षा जल संचयन करने की शुरुआत की और इसमें जो है भूमि में जल को जो है संचित किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? रीजन क्या था आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सदस्यों के बीच मतभेद थे, दूसरा ऑप्शन है कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तीसरा था कमीशन ने भारत की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया था, चौथा ऑप्शन है इसने रियासतों को विशेष अधिकार दिए। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भेजा गया साइमन कमीशन था इसका बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय जो साइमन कमीशन बनाया गया था उसमें उस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है स्थिरता और प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास, दूसरा है तीव्र और अधिक समावेशी विकास, तीसरा ऑप्शन है तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, चौथा ऑप्शन है गरीबी और महिलाओं के शोषण को कम करना। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास करना। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के लिए किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था जो कि पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो कि भाग 3 के अंतर्गत रखा गया था, और उसको जो है किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया, वो आपको संविधान संशोधन आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका 44वां संविधान संशोधन, दूसरा है 42वां संविधान संशोधन, तीसरा है 41वां संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन है 43वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया था? तो ये इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन ए यानी कि 44वां संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1978 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? वर्ष 1978 में किया गया था। और इसी के तहत जो है मौलिक अधिकारों की सूची से इसको हटा करके अनुच्छेद 300 ए में इसे शामिल कर दिया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कागजी शिल्प झांसी सांझी की उत्पत्ति, कागजी शिल्प सांझी की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? पहला ऑप्शन है कोयम्बटूर, दूसरा है मथुरा, तीसरा भुवनेश्वर, चौथा इंदौर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। पहला है लैक्टिक अम्ल, दूसरा है टार्टरिक अम्ल, तीसरा है अमीनो अम्ल, चौथा है साइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों जो इमली में मौजूद अम्ल होता है वो कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? पहला ऑप्शन है पीवी सिंधु, दूसरा है अश्विनी पी, तीसरा है साइना नेहवाल, चौथा है अपर्णा पोपट। तो ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी वो थी साइना नेहवाल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? पहला है मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जो कि कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उस सभा में जो है संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि हमारी भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। इसके बाद में फिर ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है नया अध्यक्ष बनाया गया या चुना गया। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये क्या थे? ये एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बना, तो प्रथम अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि जो स्थायी अध्यक्ष होगा उसे ही हम अध्यक्ष की श्रेणी में रखेंगे। और अगर प्रश्न में ये पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सच्चिदानंद सिन्हा को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, बांधों के आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? यानी कि जो बांध हैं उनको आधुनिक भारत का मंदिर किस व्यक्ति ने कहा था? टी कृष्णमाचारी, बी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, और चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं इन्होंने जो है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1949, दूसरा है 1948, तीसरा है 1951, चौथा है 1950। तो जो योजना आयोग था इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? वो की गई थी वर्ष 1950 में। कब की गई थी? वर्ष 1950 में की गई थी। और किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो केसी नियोगी समिति। कौन सी? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। नियोगी, ठीक है, इस समिति की सिफारिश पे जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन रिक्तीकरण यानी कि डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? पहला है महासागरों पर, दूसरा है ध्रुवों पर, तीसरा है कटिबंधों पर, चौथा है भूमध्य रेखा पर। तो दोस्तों जो ओजोन रिक्तीकरण है वो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ होता है? ध्रुवों के पास होता है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो समताप मंडल में ओजोन परत है इसकी मात्रा में जो है वो कमी हो जाती है, जिसके कारण जो हमारी सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं
वो क्या हैं, वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जिससे हमारा तापमान बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। और ये जो है ओजोन रिक्तीकरण के लिए कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है, तो वो CFC गैस सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है, जिसको कि हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है ओजोन परत का ह्रास करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? पहला है एकात्मक प्रणाली, दूसरा है मूलभूत अधिकार, तीसरा है संघीयता, चौथा है सत्ता का विभाजन। तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक ऐसा विषय है जो कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषता की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा एकात्मक प्रणाली, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न पे क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, निर्वाचक यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट भारत में पहली बार किस वर्ष में मिली थी? पहला है 1948, दूसरा है 1946, तीसरा है 1947, चौथा ऑप्शन है 1945। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वर्ष 1946। ठीक है, जो निर्वाचक है वो भारत में पहली बार कब मिली थी, तो वर्ष 1946 में। यानी कि जब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कहाँ हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी। और जिसके तहत जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? वर्ष 1996 में, वर्ष 1896 में, वर्ष 1921 में, वर्ष 1935 में या वर्ष 1943 में? तो सबसे पहले जो है या सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1896 में। ठीक है, कहाँ हुई थी, तो ये जो है एथेंस में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? यानी कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये जो नारा है या ये जो कथन है ये किस व्यक्ति ने कहा था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सी राजगोपालाचारी या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है ये विचार दिया था कि जो सफाई है, जो स्वच्छता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। और इसी के लिए जो है इस पे नारा दिया था कि स्वच्छता जो है वो स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब ब्याज या मूलधन डैश अवधि के लिए अतिदेय या ओवरड्यूज हो जाती है तो ऋण या लोन गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन जाती है, यानी कि NPA। यानी कि जब हम किसी भी बैंक से ऋण लेते हैं तो अधिकतम कितने दिन तक जो है बैंक हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का NPA नहीं लगाती है, तो उसकी जो समय सीमा होती है वो होती है 90 दिन। ठीक है, यानी कि अगर 90 दिन से अधिक हो रहा है तो फिर आपका जो खाता है वो क्या हो जाएगा, वो NPA हो जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।